नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपका हार्दिक सेशन है। क्या बात है, हार्दिक स्वागत है भैया जी सभी का। नॉरसेट वैक्सीनेशन साइट पे पूरा इस्तकबाल है, वेलकम है। क्या बात है डियर, चलेगा, बिल्कुल प्रकट हो गए हैं कि चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मीना जी ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या सर, कहां रह गए? बिल्कुल आ गए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग कोटा के विज्ञान नगर से। अरे क्या बात है, आज तो यस 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 यस, नो 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 नो, क्या बात है, आज तो नए इमोजी भी मिल गए हैं। लगता है आपका सिल्वर में ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। मेरे को भी नहीं पता कैसे पे करना है बेटा जी। याद रखिएगा आपके पास में ऑप्शंस आएंगे ऑटो, या तो ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप क्लियर है, अदरवाइज दोबारा वही ज्वाइन पे जाके क्लिक कर दीजिएगा, दोबारा ज्वाइन पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। अभी आपके पास में टाइम है, अभी आपके टाइम के पास में टाइम है, आप वेट कर सकते हैं। कल मॉर्निंग में पता चलेगा कि ऑटो डिटेक्ट होगा या आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास अभी अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है बेटा जी, चलेगा। क्या बात है, ओके डियर सर, हो गए बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के ब्रॉन्ज है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा लेट कन्वर्ट किया था, जिस दिन ज्वाइन किया था उससे एक एग्जैक्ट 1 मंथ बाद आपके ब्रॉन्ज सिल्वर में कन्वर्ट होते हैं बेटा जी। और नाइट को मैं बता चुका था ये क्लासेस 25 तक ही अवेलेबल है, 25 तारीख तक। गुरु नर्सिंग एकेडमी का नया ऑफलाइन बैच 2 से 3 सितंबर। अगर आपको लगता है कि गुरु नर्सिंग एकेडमी वर्थी है, पिछले 2.5 महीनों में आप हमारा पूरा डेमो ले चुके हैं, याद रखिएगा डेमोन्स्ट्रेशन ले चुके हैं, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंटेंट, आप टेस्ट सीरीज की बात करें, आप क्लासेज की बात करें, आपको लगता है कि गुरु नर्सिंग एकेडमी वर्थी है, तो आप अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को जो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप उन्हें गुरु नर्सिंग एकेडमी रिकमेंड करें बेटा जी, चलेगा। ओके देखिएगा, बिल्कुल ऑटो हो गया है, बिल्कुल ऑटो हो गया। जेके राजपूत कह रहे हैं बिल्कुल बेटा ऑटो पेमेंट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या चीज कही जा रही है आपसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 27th सेशन है आज, 27वां सेशन है बेटा जी, क्लियर है। यानी अप्रोक्स पूरा एक महीना हो गया है, 1 मंथ हो गया है। एक संडे को हटा दिया जाए, एक संडे को रिमूव कर दिया जाए, संडे को क्लास नहीं होती है, संडे ऑफ रहता है, तो बाकी दिन रेगुलर नॉन स्टॉप क्लासेस चल रही है। 27 सेशंस हो चुके हैं डियर आपके। एनक्लेक्स सोल्डर का बजट बुलाया जा चुका है। पहले हमने इन जनरल सारे क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हमने टॉपिक वाइज यूनिट वाइज करना स्टार्ट किया। डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है, नर्वस सिस्टम हो चुका है, और आज जिस सिस्टम का नंबर आने वाला है यहां, दैट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का नंबर आ चुका है बेटा जी। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं हम, क्लियर आउट करते हैं, दिखेगा, चलेगा। हियर वी गो, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है डियर, जवाब आने दीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पहले वाले बैच में भी क्लास चलेगी क्या सर ऐप पर? जेएल यादव कह रहे बिल्कुल चलेगी भैया, सभी के अंदर चलेगी। ओके डियर, फटाफट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए क्लाइंट हैज बीन एक्सपीरियंसिंग, एक पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? मस्कुलर वीकनेस। एक पेशेंट को काफी दिनों से अपनी मसल्स वीक फील हो रही है, फॉर ए पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स, और कई महीनों से ऐसा हो रहा है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सस्पेक्ट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या सस्पेक्ट करता है कि पेशेंट को पोलीमायोसाइटिस हो गया है, पेशेंट को पोलीमायोसाइटिस हो गया है। एंड द क्लाइंट आस्क्ड द नर्स अबाउट दिस डिसऑर्डर। अब नर्स, क्लाइंट पूछ रहा है व्हाट इज पोलीमायोसाइटिस। द नर्स एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट व्हिच ऑकर्स इन दिस डिसऑर्डर। सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा गया है कि पोलीमायोसाइटिस में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइएगा पोलीमायोसाइटिस के मायने क्या होते हैं, चलेगा। क्या बात है डियर, ऑप्शन ए कह रहा है कि इस पोलीमायोसाइटिस में फाइबर्स और टिश्यू इंक्रीज्ड हो जाते हैं, मसल फाइबर्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, मसल फाइबर्स थिक हो जाते हैं, और इलास्टिक टिश्यू की कमी हो जाती है, इलास्टिक टिश्यू की कमी हो जाती है, चलेगा। सर जी रिपीट करने में टाइम लगता है, डिलीट मत करना, राजूलाल झा जी कह रहे भैया बिल्कुल। डेटा जी टाइम, कितना टाइम अवेलेबल हुआ याद रखेगा, 1 मंथ हुआ है, आपको 7 डेज एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, याद रखेगा 25 तारीख तक है, ताकि पंक्चुअलिटी बने। पंक्चुअलिटी बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बेटा जी। ओके डियर, जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं आप सारे लोग,
अरे क्या बात है, हलवा क्वेश्चन आ गया। ज्योति टंडन आपने ए दिया है, क्या बात है भैया, दुनिया से अलग भी दिए हैं। और B2DYT, B2DYT ने भी ए जवाब दिया है, बाकी सब कह रहे हैं कि बी होगा, बी होगा, बी होगा। ज्योति टंडन ए के फेवर में, एंड द राइट आंसर इज बी। द राइट आंसर इज बी होगा भैया, राइट आंसर बी होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि डिजीज कौन सी है। देखिएगा डिजीज कौन सी है बेटा जी, आपके सामने डिजीज आ गई है, एंड द डिजीज इज पोलीमायोसाइटिस। पोलीमायोसाइटिस, एक चीज आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज के पीछे आइटिस वर्ड आता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस जगह पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। और पोली का मतलब मल्टीपल, पोली का मतलब बहुत सारी, और मायो बोले तो मसल्स, बहुत सारी मसल्स का एक साथ इन्फ्लामेशन हो रहा है। और इस कंडीशन को किस नाम से जाना जाएगा, इस कंडीशन को पोलीमायोसाइटिस के नाम से जाना जाएगा। तो पोलीमायोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स। ये कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा। अब चीज देखिएगा बेटा जी, मसल्स के बारे में कुछ खास आइटम्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं डियर कि मसल्स कितनी होती है। अगर पूछा जाए कि मसल्स की कितनी वेराइटीज होती है, तो दो क्लासिफिकेशन होते हैं, उन दोनों को एक साथ करके बता दूं बेटा जी। पहली मसल होती है जिसे स्केलेटल मसल कहा जाता है, सेकंड मसल होती है जिसे स्मूथ मसल कहा जाता है, और तीसरी मसल होती है जिसे कार्डियक मसल कहा जाता है। तीन प्रकार की मसल होती है, तीन प्रकार की मसल होती है, स्केलेटल होती है, स्मूथ होती है, और कार्डियक मसल होती है। डिफरेंस देखिएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले कंट्रोल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले कंट्रोल की अगर बात करें तो ये वॉलंटरी होती है, इस पे हमारा कंट्रोल होता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। इनवॉलंटरी, इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलंटरी। एग्जाम में हर जगह स्केलेटल मसल नाम आए ऐसा नेसेसरी नहीं है। एग्जाम में स्केलेटल के लिए वॉलंटरी मसल भी आ सकता है, क्योंकि वॉलंटरी केवल एक मसल होती है, ये दोनों कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। देखिएगा बेटा जी, दूसरी चीज और क्लियर करना चाहूंगा आपके साथ में, सेकंड आइटम और क्लियर कर दूं, और वो क्या होता है, वो होता है स्ट्राइशन, धारियों को लेके। स्ट्राइशन यानी लाइंस होती है, जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो धारियां होती है, बिल्कुल ये स्ट्राइटेड होती है बेटा जी, इस पे धारियां पाई जाती है। ये नॉन स्ट्राइटेड होती है, अरे इस पे एक भी धारी लाइन नहीं पाई जाती, तभी तो इसे स्मूथ मसल कहा जाता है। इसे स्मूथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नॉन स्ट्राइटेड होती है। और कार्डियक मसल भी कैसी होती है बेटा जी, स्ट्राइटेड होती है। तो अब ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछे, जब भी एग्जामिनर वॉलंटरी बोले इसका मतलब स्केलेटल होगा, जब भी एग्जामिनर नॉन स्ट्राइटेड बोले इसका मतलब स्मूथ होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि कार्डियक मसल भी स्ट्राइटेड होती है, इसकी स्ट्राइटेशन को क्या कहा जाता है। ये एक कार्डियक मसल होगी मायोकार्डियम में, ये एक कार्डियक मसल होगी। इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो एक्सिस होगा, जिसकी वजह से ये धारी नजर आती है, इसे किस नाम से जाना जाता है, फटाफट बोलिएगा। द कनेक्शन बिटवीन टू कार्डियक मसल्स, द कनेक्शन बिटवीन टू कार्डियक मसल्स किस नाम से जाना जाता है, जवाब आने दीजिएगा। कार्डियक, दो कार्डियक मसल के फाइबर के बीच का कनेक्शन, जिसकी वजह से कार्डियक मसल में धारियां अपीयर होती है, इस कनेक्शन को किस नाम से जाना जाता है, चलेगा। वेरी गुड भैया, जवाब आने दीजिएगा। What is the connections? What is the name for connections between two cardiac fibers? इसे किस नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स क्या फील होती है बेटा जी, चलेगा। हार्ट की मसल्स, बिल्कुल आईसीडी, बिल्कुल सही चलेगा भैया। तन्नू जी ने बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। शॉर्ट में कहा जाता है आईसीडी और फुल फॉर्म में कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है, और इसी की वजह से कार्डियक मसल कैसी अपीयर होती है, स्ट्राइटेड अपीयर होती है। बिल्कुल सही जा रहे भैया। ओके डियर, यहां एक चीज आती है लोकेशन को लेके। एक क्वेश्चन और किसको लेके आता है बेटा जी, एक क्वेश्चन आता है लोकेशन को लेके, कौन सी मसल कहां पाई जाती है, ये लोकेशन भी शेयर कर देता हूं, इधर देखिएगा। अच्छा एक चीज बताइएगा मेरे को, फटाफट क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा कि कार्डियक मसल कहां पाई जाती है, लोकेशन बताइएगा। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कार्डियक मसल, आंसर आने दीजिएगा फटाफट।
कार्डियक मसल कहां पाई जाएगी? कार्डियक मसल हार्ट की मिडिल लेयर में पाई जाएगी, यानी मायोकार्डियम में। हार्ट की जो मायोकार्डियम होती है वो कौन सी मसल्स की बनी होती है? वो कार्डियक मसल्स की। याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में केवल एक ही ऐसी जगह है जहां कार्डियक मसल पाई जाती है, और वो जगह है मायोकार्डियम, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट वॉल। सेकंड देखिएगा बेटा जी, कहां पाई जाएगी? स्मूथ मसल कहां पाई जाएगी? स्मूथ मसल हमारे हर उस विसरा में पाई जाएगी, विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती है। विसरल ऑर्गन्स में यानी इंटरनल ऑर्गन्स में, हमारे विसरल ऑर्गन्स में कौन सी मसल पाई जाती है? स्मूथ मसल्स पाई जाती है बेटा जी। चलेगा, वेरी गुड, स्मूथ मसल्स पाई जाती है। तीसरा बताइएगा, स्केलेटल मसल कहां पाई जाती है? जवाब आने दीजिएगा, स्केलेटल मसल कहां पाई जाती है? क्वेश्चन ये था मेरा, ये दोनों तो सभी को पता है, कार्डियक मसल मायोकार्डियम में होगी, स्मूथ मसल विसरल ऑर्गन्स में होगी, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि स्केलेटल मसल कहां पाई जाएगी? फटाफट जवाब दीजिएगा, स्केलेटल मसल कहां पाई जाएगी? विसरल, विसरल, यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल भैया जी। ऑल इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया जुगल पचौरी जी, लेकिन क्वेश्चन स्केलेटल मसल का है। स्केलेटल मसल कहां पाई जाएगी? ब्लड वेसल्स में भी बेटा जी स्मूथ पाई जाएगी। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उन सभी के अंदर स्मूथ पाई जाएगी। स्केलेटल कहां पाई जाएगी? लिम्स, स्केलेटल सिस्टम में, बोन्स के साथ, बोन्स के साथ, बोन्स के साथ, बिल्कुल भैया। योगेश गोस्वामी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सबसे पहले योगेश गोस्वामी ने सही जवाब दिया कि बोन्स के साथ जुड़ी भी रहेगी, प्लस कुछ विसरल ऑर्गन्स में भी पाई जाती है। स्केलेटल मसल केवल बोन में पाई जाती है ऐसा नहीं है, स्केलेटल मसल बोन के साथ उन विसरल ऑर्गन में पाई जाती है जिन पे आपका कंट्रोल होता है, वॉलंटरी विसरल ऑर्गन्स में। जी हां, वॉलंटरी विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती है। एग्जांपल से क्लियर कर दूं, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो यूरिनरी ब्लैडर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो यहां कौन सी मसल होनी चाहिए थी? यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल होनी चाहिए सर। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उससे डेट्रूसर मसल बोला जाता है, डेट्रूसर मसल। और डेट्रूसर मसल किस वेराइटी की होती है? स्मूथ वेराइटी की होती है। यहां दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं बेटा जी, दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक होता है इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर। दो रबर बैंड होते हैं बेटा जी। ये किसका पाया जाता है? ये स्मूथ मसल का बना होता है, लेकिन ये कौन सी का बना होगा? स्केलेटल मसल का बना होगा। जी हां, स्केलेटल मसल। क्या यहां कोई बोन है क्या? नहीं सर, कोई बोन नहीं है, ये तो विसरा है। तो विसरा में स्मूथ भी हो सकती है, विसरा में स्केलेटल भी हो सकती है। तो ऐसा विसरा जो इनवॉलंटरी होता है वहां स्मूथ होती है, ऐसा विसरा जो वॉलंटरी होता है वहां पे स्केलेटल पाई जाती है। तो स्केलेटल बेटा जी बिल्कुल लोअर रेक्टम में, रेक्टम का एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हुआ, हमारे अपर इसोफेगस हुआ, बहुत सारी ऐसी जगह है जो है तो विसरा लेकिन उन पे फिर भी हमारा कंट्रोल है, तो उन जगह पे कौन सी मसल पाई जाती है? स्केलेटल मसल पाई जाती है। बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया जी, क्लियर है? क्या बात है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर होगा इनवॉलंटरी, एक्सटर्नल स्केलेटल मसल का होगा यानी कैसा होगा? वॉलंटरी होगा। तो अब आपको यह चार्ट क्लियर हो गया होगा कि विसरल स्केलेटल बोन्स के साथ साथ कुछ वॉलंटरी विसरल ऑर्गन्स में भी पाई जाती है, ये इनवॉलंटरी विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है मेरा, फटाफट बोलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक पेशेंट को मसल क्रस्ड इंजरी हो गई है, एक पेशेंट को मसल क्रस्ड इंजरी हो गई है, मसल क्रस्ड इंजरी हो गई है, तो इसकी वजह से पेशेंट को रीनल फेलियर हो गया है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा जी, एक पेशेंट को मसल क्रस्ड इंजरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, सारी मसल क्रस्ड हो गई, पूरा चकनाचूर हो गया, उसकी वजह से रीनल फेलियर हो गया। बताइए कौन सा रीनल फेलियर हुआ? आंसर आने दीजिएगा। ए प्री रीनल फेलियर हो गया, ऑप्शन बी इंट्रा रीनल फेलियर हो गया, ऑप्शन सी पोस्ट रीनल फेलियर हो गया। राइट आंसर आने दीजिएगा। मसल क्रस्ड इंजरी से कौन सा रीनल फेलियर होता है? प्री रीनल, इंट्रा रीनल या पोस्ट रीनल? मसल क्रस्ड इंजरी से होने वाले फेलियर को बताइएगा, प्री रीनल होगा, इंट्रा रीनल होगा या पोस्ट रीनल होगा? क्या बात है भैया, फटाफट आंसर दीजिएगा। कंट्रोल नहीं होगा तो बारिश कभी भी हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल कुमार पलसानिया जी। रेब्डोमायोलाइसिस, क्या बात है भैया, टर्म्स भी यूज कर दिया आपने, बिल्कुल वेरी गुड भैया, वेरी गुड। पोस्ट रीनल, इंट्रा रीनल, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, बी होगा, ए भी बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि ए होगा, ए होगा। नहीं भैया, द राइट आंसर इज इंट्रा रीनल।
हमेशा याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा, इंट्रारीनल होगा। क्यों होगा ये कंसेप्ट सुनिएगा कि अगर आपके सामने एक स्केलेटल मसल को बना दिया जाए, सपोज ये कीजिएगा कि कौन सी मसल है आपके सामने, ये स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल है बेटा जी। ये स्केलेटल मसल बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स की बनी होती है और उन फाइबर्स को कहा जाता है मसल फाइबर्स, इन्हें कहा जाता है मसल फाइबर्स और मसल फाइबर्स। क्लियर बेटा जी। फिर पता चलेगा कि मसल फाइबर्स छोटे छोटे फिलामेंट के बने होते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट के बने होते हैं और उनकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनती है उन्हें कहा जाता है सार्कोमियर, उसे कहते हैं सार्कोमियर। मसल फाइबर होती है स्ट्रक्चरल यूनिट, दिस इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल एंड दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ये एग्जाम में याद रखेगा, फंक्शनल यूनिट पूछे तो सार्कोमियर होगा और स्ट्रक्चरल यूनिट पूछे तो मसल फाइबर्स होगा। अब देखिएगा बेटा जी, एक स्केलेटल मसल के कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये स्केलेटल मसल है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, यस, द कवरिंग द मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल इज नोन एज ए सार्कोलेमा। इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड क्या कहलाएगा, सार्कोप्लाज्म कहलाएगा, सार्कोप्लाज्म कहलाएगा। इसके अंदर मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। चलेगा। मसल्स का कलर कैसा होता है सर, रेडिश कलर होता है, रेड कलर होता है। क्यों होता है रेड कलर, आरबीसी का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से होता है बेटा जी, आरबीसी का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है बेटा जी, याद रखिएगा। चलेगा। और यहां पे ध्यान रखिएगा, ये रेड कलर किसकी वजह से होगा, ये रेड कलर होगा मायोग्लोबिन की वजह से। मसल्स में पाया जाने वाला पिगमेंट क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है। अरे भैया क्या हो गया पीठ पीछे, यस 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 कमेंट आए जा रहे हैं, क्या बात है, क्या मजे कर रहे हो आपस में। अरे टीचर पढ़ा रहे, पीठ पीछे लग रहा है कुछ कुछ क्या कह सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बदमाशियां कर रहे हो आप। ओके डियर, इधर देखिएगा कि मसल्स में मायोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से मसल का कलर कैसा होता है, रेड होता है। ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर ये मसल क्रश्ड हो जाए, अगर ये मसल क्रश्ड हो जाए, कौन सी मसल की बात की जा रही है, स्केलेटल मसल की। अगर स्केलेटल मसल क्रश्ड हो जाती है, क्रशिंग हो जाती है, चकना चूर हो जाती है बेटा जी, तो उसे किस नाम से जानता है, उससे रेब्डोमायोलाइसिस। रेब्डो का मतलब होता है स्केलेटल, मायो का मतलब मसल और लाइसिस का मतलब क्रश्ड हो जाना। रेब्डोमायोलाइसिस, स्केलेटल मसल चकनाचूर, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। रेब्डोमायोलाइसिस यानी कुछ तो लोचा है सर, शक्ति सिंह जी कह रहे हैं। बिल्कुल भैया, दया से पूछना पड़ेगा कि ये क्या लोचा है। स्केलेटल मसल की क्रशिंग होना रेब्डोमायोलाइसिस कहलाता है। अगर रेब्डोमायोलाइसिस हो गया तो सार्कोप्लाज्म रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर से कौन रिलीज हो जाएगा, मायोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब मसल से निकल के, मसल से निकल के मायोग्लोबिन अब कहां आ गया है, अब ह्यूमन बॉडी के ब्लड में आ गया है। मसल से निकल के मायोग्लोबिन ब्लड में आ गया है और ये ब्लड बहते बहते किसके पास चला जाएगा, किडनी के पास चला जाएगा। मायोग्लोबिन कहां चला गया सर, मायोग्लोबिन किडनी के पास चला गया और वहां जाके नेफ्रॉन्स को डैमेज कर देता है, नेफ्रॉन्स में अटक जाता है। इसकी वजह से होने वाला फेलियर क्या कहलाता है, इंट्रारीनल फेलियर कहलाता है, इंट्रारीनल फेलियर कहलाता है। तो जब भी क्रश्ड इंजरी होती है, मायोग्लोबिन रिलीज होता है और मायोग्लोबिन ब्लड के थ्रू जाके और नेफ्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, नेफ्रॉन्स को डैमेज कर देता है और उससे किस नाम से जाना जाता है, उससे बोला जाता है इंट्रारीनल फेलियर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। तो यहां याद रखिएगा बेटा जी कि जब भी क्वेश्चन क्या था कि पोलीमायोसाइटिस, बहुत सारी मसल्स का इन्फ्लामेशन होना, तो मसल्स का इन्फ्लामेशन होना पोलीमायोसाइटिस कहलाता है। अगर किसी चीज में फाइबर्स की संख्या या टिश्यू की संख्या बढ़ जाती है, याद रखिएगा, तो उससे किस नाम से जाना जाएगा। अगर नंबर बढ़ रहे हैं बेटा जी, अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो बेटा जी उसे बोला जाएगा हाइपरप्लेजिया, उसे हाइपरप्लेजिया बोला जाएगा। और अगर थिक हो गए यानी मोटे हो गए, केवल साइज बढ़ गई है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, हाइपरट्रोफी के नाम से जाना जाएगा। साइज बढ़ना हाइपरट्रोफी, नंबर बढ़ना हाइपरप्लेजिया।
हाइपरप्लेजिया में नंबर बढ़ते हैं, जबकि इसके अंदर हर एक फाइबर की साइज बढ़ जाती है। ऑर्गन की साइज तो दोनों में भी बढ़ती है, और नंबर बढ़ने से भी ऑर्गन की साइज बढ़ेगी, हर फाइबर के साइज बढ़ने से भी ऑर्गन की साइज बढ़ेगी। ऑर्गन की साइज दोनों में बढ़ती है बेटा जी, याद रखिएगा। लेकिन एक एक फाइबर का नंबर बढ़ना हाइपरप्लेजिया, हर फाइबर की साइज बढ़ जाना हाइपरट्रोफी कहलाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। इलास्टिक टिश्यू की कमी आ जाना, इलास्टिक फाइबर कम हो जाना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा जी। क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आपके साथ में। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि अगर किसी वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल में भी क्या पाए जाते हैं सर, ब्लड वेसल्स की वॉल में भी इलास्टिक फाइबर या इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है। अगर ब्लड वेसल्स की वॉल में से इलास्टिक टिश्यू डिक्रीज हो जाता है, इलास्टिक टिश्यू की कमी हो जाती है, तो वो कौन सा सिंड्रोम कहलाता है डियर, इधर याद रखेगा, उसे मार्फन सिंड्रोम कहा जाता है। डिक्रीज ऑफ इलास्टिक टिश्यू, डिक्रीज ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन ब्लड वेसल इज नोन एज ए मार्फन सिंड्रोम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्फन सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसमें ब्लड वेसल्स में इलास्टिक टिश्यू की कमी हो जाती है, यानी स्टिफनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल अकड़ जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, इसे मार्फन सिंड्रोम कहा जाता है बेटा जी। क्लियर है, तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलिएगा। वेरी गुड भैया, पहले क्वेश्चन का चारों तरफ से पोस्टमार्टम कर दिया हमने। मसल्स कितने टाइप की, स्केलेटल मसल के कुछ खास प्रॉपर्टीज बता दिए मैंने, और उसके बाद इस क्वेश्चन को भी हमने क्लियर कर दिया है। चलिएगा, वेरी गुड भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, अरे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, चलिए बिल्कुल बढ़ते भैया जी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे से गौर से पहले पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शंस आएंगे। ये एनक्लेक्स बुक सोल्व कराने का मकसद ये है क्योंकि इनके क्वेश्चंस में भी बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए होते हैं। ओके डियर, चलिएगा इधर देखिएगा क्या कहा जा रहा है। द होम हेल्थ नर्स, एक नर्स है जो घर जाके केयर देती है। द होम हेल्थ नर्स केयर्स फॉर एन ओबेस एडल्ट क्लाइंट। पहली चीज, एडल्ट क्लाइंट है और उसका वेट बहुत ज्यादा है, ओबेस, ओबेसिटी है, मोटा एडल्ट क्लाइंट है। इन द क्लाइंट्स मेडिकल रिपोर्ट द नर्स रीड, पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में नर्स को क्या पढ़ने को मिला, द क्लाइंट हैज ए स्प्रेन्ड राइट एंगल। पेशेंट में रिकॉर्ड में पता चला है कि पेशेंट को स्प्रेन हो गया है राइट एंकल, राइट एंकल में, राइट टकरे में स्प्रेनिंग हो गई है। देखिएगा इसके ऑप्शंस कुछ बिंदास नहीं है, ऑप्शन से कोई खास नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये टर्म आई थी तो मैंने कहा कि इस टर्म को क्लियर करते हुए चलते हैं। एंड ही हैज नॉट एक्सरसाइज फॉर मोर देन ए वीक, एक वीक हो गया है उसने एक्सरसाइज नहीं की है। तो सबसे पहले हम स्प्रेनिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। चलेगा, मेरे को फटाफट बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेन, स्प्रेन क्या होता है, जवाब आने दीजिएगा। व्हाट इज स्प्रेन, व्हाट इज स्प्रेन, जवाब आने दीजिएगा बेटा जी। स्प्रेन क्या होता है, किसका डैमेज हो जाना, अरुण कुमार कह रहे हैं कि लिगामेंट की इंजरी होना, लिगामेंट की इंजरी होना या मसल की इंजरी होना। चलेगा, बिल्कुल सही कहा, लिगामेंट की इंजरी होना, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलेगा भैया जी। इंजरी टू लिगामेंट, क्लियर है, क्या बात है, लिगामेंट की ओवर स्ट्रेचिंग होना। लिगामेंट इंजरी को किस नाम से जाना जाता है, लिगामेंट इंजरी को स्प्रेन के नाम से जाना जाता है। चलेगा, तो बताइए स्ट्रेन किसे कहा जाएगा, STRAIN, स्ट्रेन किसे कहा जाएगा। तो T फॉर टेंडन भैया, T से टेंडन मिला देना, टेंडन की इंजरी होना क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है, और लिगामेंट की इंजरी होना क्या कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है। लिगामेंट क्या होता है सर, ये भी तो बता दो। बिल्कुल भैया, अगर ये किसी पेशेंट की बोन है और ये दूसरी वाली बोन है, तो बोन को बोन से जोड़ने का काम, बोन टू बोन, बोन को बोन से एसोसिएट करने का काम जो चीज करती है उसे लिगामेंट कहा जाता है। लिगामेंट का मतलब होता है बोन टू बोन, द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, बोन को बोन से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को लिगामेंट कहा जाता है बेटा जी। और इसके ऑपोजिट देखिएगा क्या होगा, सपोज ये किसी पेशेंट की, ये पेशेंट की बोन है, जी हां सर ये बोन है, और इस बोन में मूवमेंट करवाने के लिए इधर से मसल्स आई है। कौन आ गई है डियर, ये मसल आ गई है, दिस इज ए मसल। बोन में मूवमेंट करवाने के लिए मसल आई है, लेकिन मसल्स बोन से डायरेक्ट नहीं जुड़ती, मसल्स बोन से डायरेक्ट नहीं जुड़ती,
मसल से और बोन के बीच में जो फाइबर जुड़ा हुआ होता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे टेंडन बोला जाता है। यानी बोन टू मसल, बोन को मसल से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बेटा जी? उसे टेंडन कहा जाता है। बोन टू मसल होता है टेंडन और बोन टू बोन होता है लिगामेंट। अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा बेटा जी, एक पेशेंट को मसल इंजरी हो गई है, एक पेशेंट को मसल इंजरी हो गई है, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मसल इंजरी, उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे स्प्रेन बोला जाएगा या स्ट्रेन बोला जाएगा? मसल इंजरी को किस नाम से बोलते हैं? स्प्रेन और स्ट्रेन। आंसर आने दीजिएगा। आपने कहा टेंडन का टूटना, टेंडन का डैमेज होना स्ट्रेन होता है, लिगामेंट का डैमेज होना स्प्रेन होता है। तो बेटा जी मुझे बताइएगा कि मसल का इंजर्ड होना क्या होता है? मसल का इंजर्ड होना क्या कहलाता है? ट्रिक देख लीजिएगा बेटा जी। स्ट्रेन क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं, भूल रहे हैं कहीं तो। बेटा जी इसमें भी टी छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है टी, तो जिसमें टी आता है वो टेंडन के लिए होता है, खत्म, और बाकी बचा वो लिगामेंट के लिए हो जाएगा। टी बोले तो टेंडन और बाकी बचा वो लिगामेंट हो गया। मसल की इंजरी क्या कहलाती बेटा जी? बोलेगा। सुविधा रणवा जी कह रहे हैं कि स्प्रेन कहलाएगा, टेंडन कहलाएगा, लिगामेंट बोन टू बोन, थोड़े पीछे चल रहे हैं भैया, स्ट्रेन। बिल्कुल सही है भैया जी। कंसेप्ट याद रखेगा। क्या इसमें बोन टू बोन में जोड़ रहा है? बोन टू बोन जोड़ रहा है क्या? यहां पे कहीं पे भी है क्या मसल? नहीं सर, कोई मसल नहीं है। जबकि इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें मसल पार्टिसिपेट करती है। तो मसल की इंजरी अगर हद से ज्यादा इसकी इंजरी हो जाएगी तो मसल की भी इंजरी हो जाएगी। और मसल इंजरी को किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। जी हां, मसल इंजरी इज आल्सो नोन एज स्ट्रेन। तो मसल और टेंडन दोनों की इंजरी क्या कहलाती है बेटा जी? स्ट्रेन कहलाती है। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन का फिर जवाब दीजिएगा मेरे को। अगर पूछा जाए, अगर आपसे स्ट्रेन और स्प्रेन के बारे में पूछा जाए, there is a strain and there is a sprain, it means it is for ligaments and it is for tendons or muscles, tendons or muscles। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा जी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज? स्ट्रेन और स्प्रेन का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? फटाफट बताइएगा। मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा स्ट्रेन और स्प्रेन का? जवाब आने दीजिएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ स्ट्रेन एंड स्प्रेन? हरी अप, फटाफट दमादम क्वेश्चन का जवाब देते रहिएगा। क्वेश्चन की बोछार हो रही है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, तब तक पहले का जवाब दीजिएगा। मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी? मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी? फटाफट बोलेगा। ए बी सी डी। सवी सिंह जी क्या बात है भैया जी, चलेगा फटाफट। मसल इंजरी होगी तभी तो टेंडन इंजरी होगी। बिल्कुल भैया प्रीतम जी, बिल्कुल। और टेंडन से मसल की इंजरी भी हो सकती है। क्लियर है? चलिएगा फटाफट जवाब दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। ट्रोमा होगा, ट्रोमा होगा, ट्रोमा, ट्विस्टिंग, ट्रोस्टिंग। ट्रोमा नहीं भैया, ट्रीमो नहीं होगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं। ट्विस्टिंग फोर्स, बिल्कुल सही कहा। अरे किसी वजह से ट्विस्टिंग फोर्स हो जाना, ट्विस्टिंग फोर्स, मरोड़ी आ जाना बेटा जी, याद रखेगा। अगर किसी भी वजह से, चाहे ट्रोमा से, चाहे खेलते समय, चाहे हंसी मजाक में, अगर किसी वजह से उस जॉइंट को ट्विस्ट कर दिया जाता है, उस जगह को घुमा दिया जाता है, मरोड़ दिया जाता है, उस वजह से बेटा जी याद रखना क्या होगा? चाहे स्ट्रेन हो चाहे स्प्रेन हो, इन दोनों का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? ट्विस्टिंग फोर्स होता है। अब क्वेश्चन निकल के आता है मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी। पहले मुझे स्ट्रेन की मोस्ट कॉमन साइट बताइएगा। स्ट्रेन की मोस्ट कॉमन साइट बताइएगा। बिल्कुल स्ट्रेन की मोस्ट कॉमन साइट बताइएगा। स्ट्रेन की मोस्ट कॉमन साइट आने दीजिएगा बेटा जी, चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे बच्चे जवाब भी देने लगे हैं। एंकल, 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 बिल्कुल सही है बेटा। स्ट्रेन की मोस्ट कॉमन साइट होती है एंकल। अगर एंकल जॉइंट नहीं लिखा है तो आपका जवाब होगा व्रिस्ट जॉइंट। व्रिस्ट जॉइंट नहीं लिखा है तो आपका जवाब होगा नी जॉइंट। सबसे ज्यादा मोच टखने में आती है, उसके बाद कलाई में आती है और घुटने में आती है। इस सीक्वेंस में आपको याद करना है। अगर स्प्रेन पूछ ले भैया इसकी मोस्ट कॉमन साइट बताओ तो मानी जाए। स्प्रेन, मसल्स में खिंचाव आ जाना, इसका मतलब होता है मोच आ जाना। बेटा जी स्ट्रेन को हिंदी में कहा जाता है मोच आ जाना और स्प्रेन को कहा जाता है खिंचाव आ जाना। सबसे ज्यादा कहां की मसल्स में खिंचाव आता है बताइएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप।
कि एंकल होगा, रिस्ट होगा, नी होगा। अब पासा पलटिए, स्प्रेन से स्ट्रेन की तरफ कूद जाइएगा और बताइएगा स्ट्रेन की मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी। स्प्रेन इज बैक, लंबर एरिया बिल्कुल सही जा रहे भैया। नेक देते वक्त बोले कह रहे कि गर्दन में होगा, नहीं भैया हमारी काफ मसल्स में होगा, बैक एरिया बिल्कुल सही है। आपकी बॉडी में चाहे आप खड़े हैं चाहे आप बैठे हैं, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कहां की मसल्स वेट झेलती है? लंबर एरिया की, बैक की मसल्स, बिल्कुल सही कहा। याद रखेगा बैक मसल्स, बैक मसल्स यानी वो मसल्स जो कहां पाई जाती है? बेसिकली आपके लंबर एरिया में पाई जाती है। लंबर एरिया की मसल सबसे ज्यादा तनाव झेलती है। जब भी आयोडेक्स का, जब भी किसी टीवी पे आयोडेक्स का एडवर्टाइजमेंट आता है, मूव का एडवर्टाइजमेंट आता है, अरे किसी भी एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आता है, तो हमेशा हस्बैंड वाइफ को रब करते हुए मिलता है कि पूरे दिन काम करके थक गई, आ मेरी कमर, और फिर वहां रब किया जाता है। अरे टीवी एड में भी दिखाते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होगा? मोस्ट कॉमन साइट बैक मसल्स होगी। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपका जवाब आएगा काफ मसल्स, तो फिर आपका जवाब आएगा पिंडली की मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स यानी थाई की मसल्स। तो ये सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी होगी बेटा जी। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा बैक मसल्स होगी। तो दोनों की अलग अलग प्रायोरिटी आपके समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। चलेगा सर, स्ट्रेन और स्प्रेन में से कॉमन कौन सी है सर? कॉमन स्ट्रेन होता है बेटा जी, ज्यादा स्ट्रेन केस देखने को मिलते हैं। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। आगे एक क्लियर और क्लियर कर दूं बेटा जी, इसकी डिग्रीज से भी क्वेश्चन आता है। स्ट्रेन और स्प्रेन की डिग्रीज से भी क्वेश्चन आता है बेटा जी। कैसे क्वेश्चन आएगा देखिएगा। सपोज ये आपके सामने ये एक लिगामेंट है, ये 3 लिगामेंट है, गौर से देखिएगा। अगर किसी वजह से इसमें हल्का सा खिंचाव आ गया, हल्का सा खिंचाव आया तो उसे बोला जाएगा माइल्ड या 1 डिग्री। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि कुछ फाइबर डैमेज हो गए, अरे हल्के से फाइबर डैमेज हो गए, अगर कुछ फाइबर डैमेज हो गए बेटा जी, ये लीजिए हल्के से फाइबर डैमेज कर दिया हमने, इस चक्कर में सारे ही डैमेज हो गए। क्लियर है? अगर हल्के से फाइबर डैमेज हो जाए, थोड़े से फाइबर डैमेज हो जाए, तो इसे बोला जाता है मॉडरेट और 2 डिग्री, मॉडरेट एंड 2 डिग्री बोला जाएगा। और अगर किसी जगह से बीच में से पूरे फाइबर ही डैमेज हो जाए, आर पार पूरे फाइबर डैमेज हो जाए, तो उसे सीवियर बोला जाएगा या 3rd डिग्री बोला जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। क्लियर है? सबसे सीवियर 3rd डिग्री होता है। सर हैमस्ट्रिंग मसल बता दो कहां होती है? ये ले भैया, हैमस्ट्रिंग मसल बता देते हैं आपको कहां होती है, यही इसी डायग्राम से बता देते हैं। ये ह्यूमन बॉडी है भैया, ये लीजिएगा, ये यहां कमर की हो जाएगी बेटा जी। ये थाई में जो मसल्स होती है पीछे की तरफ, इन्हें हैमस्ट्रिंग मसल बोला जाता है। थाई में पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग होती है, यहां पिंडली में पीछे की तरफ काफ मसल्स होती है, यहां आगे की तरफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस होती है, आगे की तरफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस होती है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस होती है, और पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग होती है, और यहां बटक में ग्लूटियस होती है, बटक में ग्लूटियस होती है, और यहीं पे वो मसल होती है सबसे लंबी मसल जो ऊपर से नीचे तक जाती है, वो मसल भी पाई जाती है, और उस मसल को बोला जाता है सार्टोरियस मसल, टेलर मसल या सार्टोरियस मसल बोला जाता है, जो कि लॉन्गेस्ट मसल होती है बेटा जी, वो भी यहां पैर में पाई जाती है। तो आगे की तरफ साइड में दोनों तरफ क्वाड्रिसेप्स, पीछे की तरफ होगी हैमस्ट्रिंग, ये थाई में पाई जाती है बेटा जी। चलो अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि एक पेशेंट है जिसको स्ट्रेन स्प्रेन हो गया, एक पेशेंट को स्ट्रेन स्प्रेन हो गया, क्लियर है? और स्ट्रेन स्प्रेन करने से क्या हुआ? स्ट्रेन स्प्रेन करने से पेशेंट को आपने फील किया तो एक पिट फील हुआ, यानी डिप्रेशन फील हो रहा है। आप जब पेशेंट को पाल्पेट कर रहे हैं तो पाल्पेशन से डिप्रेशन फील हो रहा है। बताइए कौन से डिग्री का इंजरी है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? फटाफट बोलिएगा बेटा जी। एक स्ट्रेन स्प्रेन के केस का पाल्पेशन किया तो डिप्रेशन फील हो रहा है, कौन सी डिग्री होगी? ए 1 डिग्री का क्वेश्चन है, बी 2 डिग्री का क्वेश्चन है, सी 3rd डिग्री का क्वेश्चन है। किसी चीज को प्रेशराइज करने से अगर वहां खड्डा फील हो रहा है तो ये कौन सी डिग्री का होगा? सियाटिक नर्व नहीं होगी बेटा, NERD, वो नर्व होती है। यहां बात मसल की जा रही है बेटा जी।
2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री नहीं होगा, नहीं 2 डिग्री नहीं होगा। राइट आंसर इज 3 डिग्री। अरे ये देखो, ये इंजरी हुई है क्या, कहीं खड्डा दब रहा है क्या? नहीं सर, कोई जगह ही नहीं हुई। इसमें हल्का सा हुआ है, खड्डा नहीं हुआ, इसमें पूरा टूट गया। अब अपना थंब यहां घुस सकता है, इसमें डिप्रेशन फील होगा। 3rd डिग्री के केस में यहां डिप्रेशन फील होता देखिएगा, जहां से टूट गया है, इसका मतलब सीवियर होता है। सीवियर केस में पाल्पेशन पे डिप्रेशन फील होता है बेटा जी। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलिएगा। ओके सर, याद हो गया। कैसे मैनेज करेंगे स्ट्रेन और स्प्रेन के केस को? यूजुअली सेल्फ हीलिंग हो जाती है, खुद हील कर जाता है। आपको बस राइस का ध्यान रखना है। R फॉर रेस्ट, इस जगह को रेस्ट दे दीजिएगा। आइस लगाइएगा, यानी कोल्ड कंप्रेस, कोल्ड एप्लीकेशन लगाइएगा। उस जगह को कंप्रेस करके रखिएगा, इमोबिलाइज करके रखेगा और 24 से 48 घंटों तक एलिवेट करके रखिएगा। 24 से 48 घंटों तक आपको बर्फ लगानी है। 24 से 48 घंटों तक उस जगह को एलिवेट रखना ताकि एडिमा ना हो। ये एडिमा को रोकेगा, ये एडिमा को रोकेगा। क्लियर है? ये एडिमा को रोकेगा और ये फर्दर इंजरी को नहीं होने देगा। तो राइस फॉर्मूला अपनाया जाता है। राइस, रेस्ट होगा, आइस होगा, चलेगा सर। मेरे तो इमेज ही नहीं है बेटा, सरिता जी आ जाएंगे। ओके डियर, टेक्निकल टीम फुल फॉर्म में बैठी है। इमोजी पे इमोजी अनिल कुमार जी कह रहे हैं, चलेगा बेटा जी, बिल्कुल। राइस, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, बिल्कुल सही चलेगा भैया। ओके डियर, अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। सिंपल क्वेश्चन था। एक पेशेंट है जिसको स्प्रेन हो गया है, स्प्रेन हो गया है। एक कॉम्प्लिकेशन शेयर करना चाहूंगा इस स्प्रेन एंकल से। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि स्प्रेन स्ट्रेन का कॉम्प्लिकेशन बताइएगा। स्प्रेन और स्ट्रेन का एक जबरदस्त कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा जी, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ये देखिएगा, सपोज ये एक पेशेंट होगा, ये उस पेशेंट की बोन है, ये पेशेंट है, ये पेशेंट की अपर बोन है। बिल्कुल सर, अपर बोन क्लियर आ गई। और यहां पे लोअर बोन है, सपोज कीजिएगा ये लोअर बोन है। बिल्कुल सर, लोअर बोन भी फील हो गई, 2 बोन फील हो गई। सपोज आपको अपर बोन और लोअर बोन, ये लीजिए जी हाँ सर। और इन दोनों को कौन जोड़ रहा था? सपोज कोई लिगामेंट टेंडन जोड़ रहा था। चलिए लिगामेंट टेंडन को भी जोड़ देते हैं कि यहां से ये यहां से जुड़ा हुआ था, ये यहां से जुड़ा हुआ था और आगे जाके किसी मसल से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें स्ट्रेन स्प्रेन हो गया, अगर इसमें हद से ज्यादा खिंचाव होगा, तो ये जब इसकी ओवर स्ट्रेचिंग होगी, जी हां, अगर इस लिगामेंट टेंडन की ओवर स्ट्रेचिंग होगी तो उसकी वजह से बोन भी खिंचेगी और उसका ये नुकसान ये होगा कि बोन का एक छोटा सा टुकड़ा, बोन का एक छोटा सा टुकड़ा बाकी जगह से अलग हो जाएगा। बोन का एक छोटा सा टुकड़ा बेटा जी बाकी जगह से अलग हो जाएगा। इसे कौन सा फ्रैक्चर बोला जाता है? ये कौन सा फ्रैक्चर होगा? बहुत ज्यादा खिंचाव लगने से बोन का एक टुकड़ा बोन से अलग हो गया, ये कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? जवाब दीजिएगा, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ये कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? राइट आंसर दीजिएगा। ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। बिल्कुल भैया, मनोहर कुमारी ने बिल्कुल राइट आंसर दे दिया है। क्या बात है भैया मनोहर कुमारी। इसे एवल्जन फ्रैक्चर कहा जाता है, एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर ये फ्रैक्चर का निशान होता है। एवल्जन फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर है जिसमें ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट या टेंडन की वजह से बोन का कोई टुकड़ा बाकी हिस्से से अलग हो जाता है। प्लेटिव फ्रैक्चर नहीं है विकास शर्मा, दिस इज एवल्जन फ्रैक्चर। ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से बोन के पीस का अलग हो जाना एवल्जन फ्रैक्चर कहलाता है। चलेगा बेटा जी, टेंशन फ्रैक्चर नहीं है, एवल्जन फ्रैक्चर है। ओके डियर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बस बाकी सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अजीबोगरीब क्वेश्चन था, इसे अटेंड करने की जरूरत नहीं थी हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए क्लाइंट विथ लो बैक पेन, एक पेशेंट है जिसको लो बैक पेन हो रहा है, और लो बैक पेन हो रहा है इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को क्या हो गया है, पेशेंट को स्ट्रेन हो गया है। एक पेशेंट है जिसको स्ट्रेन हो गया है, लो बैक पेन हो रहा है, एंड आस्क द नर्स विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज विल स्ट्रेंथन द लोअर बैक मसल। कमर की मसल्स को कौन सी एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग करेगी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैक की मसल्स को कौन सी एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग करेगी। विच बेस्ट एक्सरसाइज शुड द नर्स टेल द क्लाइंट टू पार्टिसिपेट इन। अगर किसी को बार बार कमर दर्द होता है, बार बार स्ट्रेन होता है, उसको रोकने के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट रहेगी? चलेगा, 4 ऑप्शंस आ गए आपके सामने। सबसे पहला टेनिस खेलना,
सेकंड डाइविंग करना, कैनोइंग करना और स्विमिंग करना। विच एक्सरसाइज इज बेस्ट टू स्ट्रेंथन लोअर बैक मसल? लोअर बैक मसल को मजबूत करने के लिए, कमर की मसल को मजबूत करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन रहेगी? जवाब आने दीजिएगा। रामलाल गणपाल जी स्प्रेन। पवन धाकड़ कह रहे हैं कि डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा। ए भी आया है सुनीता जी की तरफ से। बाकी सारी दुनिया डी के फेवर में है। एक जने हैं जो ए के फेवर में है, टेनिस खेलने के फेवर में। ओके डियर, क्या बात है, चलेगा, वेरी गुड वेरी गुड। इधर देखिएगा, आप खुद कह सकते हैं पेशेंट को लो बैक पेन हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट को क्या हो गया है? स्ट्रेन हो गया है। स्ट्रेन का कारण क्या होता है? ट्विस्टिंग बच्चा। अरे ट्विस्टिंग, मरोड़ी आना सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेन का। अगर पेशेंट टेनिस खेलेगा, अगर बंदा टेनिस खेलेगा, एक बार इधर भागेगा, एक बार इधर भागेगा, अचानक मुड़ेगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, कमर में ट्विस्टिंग होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भैया, टेनिस के केस में ट्विस्टिंग प्रेजेंट रहती है। अगर पानी में डाइव लगाएगा, अगर डाइव लगाएगा बेटा जी, तो डाइविंग से भी क्या हो सकता है बेटा जी? आपकी बॉडी की इधर से उधर ट्विस्टिंग होती है। कैनोइंग का मतलब नौकायान। अरे छोटी सी नाव लेके और पानी में उतर गए, छोटा सा चप्पू लेके पानी में, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, आपकी कमर इधर से इधर मरोड़ी मार रही है बेटा जी, याद रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। टेनिस में ट्विस्टिंग आती है, डाइविंग से ट्विस्टिंग होती है, कैनोइंग से ट्विस्टिंग होती है, जबकि स्विमिंग में आप पानी में उतर गए, उसके बाद अपने हाथों को हिला रहे हैं, याद रखिएगा, उसमें कोई भी आपकी ट्विस्टिंग नहीं होती है। तो स्विमिंग से और वॉकिंग से दो ऑप्शन सबसे ज्यादा जबरदस्त रहते हैं, स्विमिंग एंड वॉकिंग। बेटा जी चलना और स्विमिंग करना, दीज आर दी वर्ल्ड्स बेस्ट एक्सरसाइज। चाहे किसी भी हिस्से के लिए बात कर ली जाए, अगर किसी भी हिस्से के लिए बात कर ली जाए, अच्छा कि सर स्प्रेन होगा, स्प्रेन नहीं होगा भैया, स्ट्रेन होगा। लोअर बैक पेन स्ट्रेन होगा बेटा जी। टेंडन और मसल, भैया टेंडन और मसल की इंजरी क्या कहलाती है? टेंडन और मसल की इंजरी को स्ट्रेन कहा जाता है। स्ट्रेन होगा, स्प्रेन क्यों होगा भैया? क्लियर है? सो द राइट आंसर इज दी। स्विमिंग और वॉकिंग में मसल बॉडी की ट्विस्टिंग नहीं होती है, और ट्विस्टिंग नहीं होती है, बिल्कुल पूजा टोपो। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? चलेगा सर, स्ट्रेन की डीओसी क्या होती है? प्रतिम कुमार जी ने हर चीज की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती भैया। स्ट्रेन कोई बीमारी तगड़ी नहीं है जिसकी ड्रग होती है, ये सेल्फ हील हो जाती है। प्रीतम याद रखिएगा बेटा जी, 3 से 6 वीक लगते हैं, 3 to 6 वीक्स लगते हैं बेटा जी। 1 से 1.5 महीना लगता है आपको रेस्ट देना पड़ता है उस जॉइंट को, उस जगह को, और वो जगह सेल्फ हील हो जाती है। नहीं होती है तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। चलेगा, वेरी गुड, चलेगा, क्या बात है, वेरी गुड भैया। सर मसल इंजरी हो रही है, हाँ भैया मसल हो रही है तो भी क्या कहलाएगा? मसल इंजरी होना, टेंडन इंजरी होना स्ट्रेन कहलाता है। चलेगा। मोस्ट कॉमन साइड बताई थी नीतू कुमारी, हाँ बेटा जी बिल्कुल बताई थी। स्ट्रेन की मोस्ट कॉमन साइड बैक होती है। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड। हर चीज की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती बेटा जी, क्लियर करके रखिएगा। चलेगा। एक बच्चा पूछ रहा है, पंकज जी ने पूछ रहा है कि सर ड्रॉप आर्म टेस्ट क्या होता है? ड्रॉप आर्म टेस्ट क्या होता है? देखिएगा भैया, ड्रॉप आर्म टेस्ट कब का होता है? जब आपका मस्कुलोक्यूटेनियस कफ होता है, मस्कुलोक्यूटेनियस कफ, या बोले तो शोल्डर जॉइंट का रोटेटर कफ। ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, देखिएगा बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो जवाब दे देते हैं। ये हमारा स्केपुला होगा, स्केपुला को बुल बोन बोला जाता है। ये जो स्केपुला है इसे कौन सी बोन बोला जाता है बेटा जी? बुल बोन, क्योंकि 2 सींग होते हैं, एक्रोमियन और कोरेकोइड, 2 प्रोसेस होते हैं। इसके अंदर आके कौन सी बोन सेट हो जाती है? इसके अंदर आके रेडियस का हेड सेट होता है, ह्यूमरस का, इसके अंदर आके ह्यूमरस का हेड सेट हो जाता है, और ये स्केपुला बोन होती है जिसे बुल बोन बोला जाता है। ये जॉइंट बन गया आपका शोल्डर जॉइंट। इस शोल्डर जॉइंट को मजबूती प्रदान करने के लिए यहां बहुत सारी मसल्स पाई जाएगी, और ये मसल्स इस जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। इन सब मसल्स के गुच्छे को रोटेटर कफ कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं डियर? बोलिएगा। रोटेटर कफ को कफ के नाम से जानते हैं। सुप्रा स्पाइनेटस हो गई, डेल्टोइड के फाइबर हो गए, टेरिस मसल होगी बेटा जी, ये सारे मिलके क्या कहलाती है? ये रोटेटर कफ कहलाती है।
अगर किसी बंदे को रोटेटर कफ इंजरी हो गई है तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो उसका पता लगाने के लिए आर्म ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। जी हां, आर्म ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? पेशेंट को सीधा खड़ा कर दिया जाता है और पेशेंट के हाथ को एबडक्शन के लिए कहा जाता है। एबडक्शन के लिए, एबडक्शन की सर आपने स्प्रेन की साइट, मोस्ट कॉमन साइट बेक बताई है। हर हर महादेव कह रहे हैं, चलेगा बेटा जी, जहां मसल पाई जाती है वहां होती है, चलेगा। अगर ऐसा बताया तो तुरंत इंप्रूवमेंट कर देते हैं। मैटर अभी अवेलेबल होगा अपने पास में। क्लियर? हाँ, इसे करेक्ट कीजिएगा बेटा जी। टेंडन, टेंडन और मसल्स यहां जाते हैं जबकि लिगामेंट्स यहां जाते हैं। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये लीजिएगा बेटा जी, इसकी मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन की मोस्ट कॉमन साइट एंकल होगी क्योंकि लिगामेंट वहां पाए जाते हैं और मसल्स पीठ पे पाई जाती है, इसलिए ये होगा। इसे क्रॉस कर दीजिएगा। बिल्कुल सही किया बेटा जी, याद दिला दिया टाइम पे। इसे क्रॉस कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया। उसे क्रॉस कर लीजिएगा, चलिएगा, क्या बात है स्नेह राजा, बिल्कुल भैया क्रॉस कर लीजिएगा। कि लिगामेंट की जहां तक बात आ रही है तो लिगामेंट में एंकल, रिस्ट और नी होगा। और स्ट्रेन की जहां तक बात आ रही है, जहां तक स्ट्रेन की बात आ रही है भैया, उसको किसमें, मसल्स को किसके साथ ले लीजिएगा? मसल और टेंडन को बैक, लंबर एरिया, काफ मसल और हैमस्ट्रिंग के साथ में ले लीजिएगा। चलेगा, बिल्कुल सही जा रहे भैया। ओके डियर, तो ड्रॉप आर्म टेस्ट की बात हो रही थी कि व्हाट इज ड्रॉप आर्म टेस्ट। ड्रॉप आर्म टेस्ट क्या होता है? अगर आप अपने हाथ को, शोल्डर को एबडक्ट करेंगे यानी लेटरली ऊपर उठाएंगे तो ये 90 डिग्री से ऊपर लेके थोड़ी देर एबडक्ट करके रखेंगे, एबडक्ट करके यूं ले जाएंगे तो खुद ब खुद हाथ गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि क्या नहीं हो रहा है बेटा जी कि पेशेंट का रोटेटर कफ काम नहीं कर रहा है। इसे ड्रॉप आर्म टेस्ट कहा जाता है। ये रोटेटर कफ इंजरी को क्या करता है? रोटेटर कफ इंजरी को इंडिकेट करता है। अगर क्लियर कर लिया था तो बिल्कुल भैया, अगर आपने क्लियर कर दिया ऑप्शन को, कमेंट को क्लियर कर दिया है, अगर आपने कंसेप्ट को उस ढंग से सीख लिया है तो थम्स अप आने दीजिएगा, थम्स अप आने दीजिएगा, बिल्कुल भैया, चलेगा, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा आपके सामने। द नर्स रेस्पॉन्ड टू ए कॉल बेल, नर्स एक कॉल बेल को रेस्पॉन्ड करती है एंड फाइंड्स ए क्लाइंट लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ आफ्टर ए फॉल, कि एक पेशेंट है जो फ्लोर पे गिर गया है। द क्लाइंट सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट्स आर्म में बी ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब होता है फ्रैक्चर। नर्स ऐसा डाउट कर रही है, नर्स ऐसा डाउट कर रही है कि गिरने से पेशेंट के आर्म में फ्रैक्चर हो गया है। नर्स ऐसा डाउट कर रही है कि गिरने से पेशेंट के आर्म में क्या हो गया, हाथ में क्या हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है। विच इमीडिएट एक्शन शुड द नर्स टेक, कौन सा इमीडिएट एक्शन, प्रायोरिटी एक्शन पूछा है। सबसे पहले क्या करोगे अगर फ्रैक्चर का केस आ गया? चलेगा, करेक्ट कर ले गया है, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। चलेगा, कई बार फ्लो में इतना जबरदस्त तरीके से जाता है, बिल्कुल भैया, सेम डेडिकेशन, इतना कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं भैया जी, आप सबको जॉन सीना सल्यूट बनता है जिस कंसंट्रेशन के साथ एक एक कंसेप्ट को आप सुनते हैं। क्या बात है, तुरंत मिस्टेक हुई और आपने पकड़ लिया। यही डेडिकेशन आपको नॉर्थ सेट के दरवाजे तक पहुंचा के रहेगा। चलेगा, इमीडिएट एक्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन है फ्रैक्चर में। उस जगह को इमोबिलाइज कर दो, उस जगह में वाइटल साइन चेक करो, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बोलोगे आके एक्सरे करे, या फिर पेशेंट को कहेंगे कि कोई तकलीफ नहीं है, तेरे को कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, सिलिंग, सिलिंग, सिलिंग क्या कह रहे हैं कि सिलिंग लगा देंगे, बिल्कुल चलेगा। इमोबिलाइज, इमोबिलाइज, ए ए ए, बिल्कुल सही चलेगा भैया, राइट आंसर इज ए, इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन किया जा सकता है चाहे कौन सा केस हो। इधर देखिएगा, पहली चीज, अगर स्ट्रेन स्प्रेन का क्वेश्चन आता है बेटा जी आपसे, स्ट्रेन और स्प्रेन का क्वेश्चन आता है, या फिर आपसे सबलक्सेशन डिसलोकेशन का क्वेश्चन आता है, सबलक्सेशन या डिसलोकेशन का क्वेश्चन आ जाता है,
और लास्ट में बोले तो आपसे फ्रैक्चर का क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो इन तीनों ही चीज में आपको क्या करवाना पड़ेगा, यहां पेशेंट को रेस्ट, RICE, पेशेंट को वही राइस वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, RICE। बेटा जी यहां पे भी क्या अप्लाई होगा, RICE। और यहां क्या अप्लाई होगा, यहां चावल नहीं खिलाए जाएंगे, यहां पेशेंट को केवल राई खिलाई जाएगी, सी नहीं आएगा। यहां सी नहीं है, याद रखना बेटा जी, यहां सी नहीं है, बिल्कुल चलेगा। सनी कंडेला जी कह रहे हैं राइस। सबसे पहले पेशेंट को रेस्ट दीजिएगा, आइस लगाइएगा, कोल्ड कंप्रेशन, कंप्रेस कीजिएगा, कंप्रेशन बैंडेज लगा के रखिएगा, बिल्कुल सही कहा। और उस जगह को क्या करके रखिएगा, बाकी हिस्से से एलिवेट कीजिएगा। यहां नो कंप्रेशन होता बेटा जी। अगर कोई जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, अगर कोई जॉइंट इनकम्प्लीट डिसलोकेट होता है, कंप्लीट अगर पूरा का पूरा जॉइंट हट गया तो डिसलोकेशन होगा, और अगर इनकम्प्लीट हटा है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, इनकम्प्लीट डिसलोकेशन को सबलक्सेशन बोला जाता है। पूरी तरह जॉइंट का सेपरेट होना डिसलोकेशन, आधा अधूरा डिसलोकेट होना सबलक्सेशन कहलाता है। इनके केस में क्या होता है, इनके केस में कंप्रेशन नहीं किया जाता, नो कंप्रेशन। आप पेशेंट को उस जगह को इमोबिलाइज करें, रेस्ट करें, आइस लगाएं, एलिवेट करके रख दें, लेकिन क्या ना होने दें, कंप्रेशन नहीं लगाए, नहीं तो क्या हो जाएगी, मसल स्पाज्म कर जाएगी। उसी पोजीशन में मसल स्पाज्म कर जाएगी और उसके बाद उसको वापस रेड्यूस करने में ठिकाने लगाना कहलाता है रिडक्शन। तो वापस रिडक्शन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कभी भी कंप्रेशन नहीं होना चाहिए। यह कंसेप्ट याद रखेगा, चलेगा। बेटा जी आइस कितनी देर के लिए लगाएंगे बताइएगा। एक पेशेंट है फ्रैक्चर का, आपने उसको रेस्ट दे दिया, बिल्कुल सही कहा। रेस्ट देने का मतलब क्या कर देना, इमोबिलाइज कर देना, बिल्कुल सही कहा। अब आप कोल्ड आइस लगा रहे हैं, इसका मतलब कोल्ड एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कोल्ड एप्लीकेशन लगा रहे हैं। कितनी देर के लिए लगाएंगे, कितनी देर के लिए लगा सकते हैं, फटाफट बोलिएगा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। सर ये सबलक्सेशन भी एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल मनीषा सैनी कर दिया बेटा, सबलक्सेशन भी एक्सप्लेन कर दिया। इधर देखिएगा, ये रहा आपके सामने जॉइंट, ये स्केपुला थी, और स्केपुला के अंदर कौन घुसा हुआ है, सर फीमर का हेड अंदर घुसा हुआ था, ये फीमर का हेड घुसा हुआ है। इधर देखिएगा बेटा, अगर किसी वजह से ये फीमर पूरी की तरह पूरी बाहर चली जाती है तो इसे कहा जाता है क्या, किस नाम से जाना जाएगा, डिसलोकेशन बोला जाएगा। लेकिन यह फीमर पूरी तरह बाहर नहीं जाती, हल्की सी अंदर पड़ी रहती है, इसे सबलक्सेशन बोला जाएगा। आधा अधूरा डिसलोकेशन सबलक्सेशन कहलाता है। पूरा नॉर्मल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हल्का सा डिसलोकेट हुआ तो सबलक्सेशन, और पूरा हो गया तो डिसलोकेशन। ये कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, चलेगा, फटाफट बोलेगा। आइस कितनी देर लगानी है, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, बिल्कुल सही कह रहे भैया। 2 तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं आइस एप्लीकेशन में, 2 तरह के। सबसे पहले तो याद रखना है मैक्सिमम 24 से 48 घंटे तक, 1 से 2 दिन तक ही लगानी है, 1 to 2 डेज। उसके बाद आइस नहीं लगानी है, और एक बार आइस ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट के लिए लगानी है। उसके बाद 15 से 20 मिनट का रेस्ट, 15 से 20 मिनट लगाओ, 15 से 20 मिनट का आराम दो। और बीच में जब आप बॉडी पे कोल्ड एप्लीकेशन करते हो तो बीच में थिन क्लॉथ, पतला कपड़ा होना चाहिए। कभी भी डायरेक्ट बर्फ नहीं लगानी होती, चाहे डायरेक्ट वार्म एप्लीकेशन हो, चाहे डायरेक्ट कोल्ड एप्लीकेशन हो, हॉट एप्लीकेशन हो, कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना होता है। फ्रैक्चर में कंप्रेशन बैंडेज लगाई जाएगी, बिल्कुल लगाई जाएगी भैया, फ्रैक्चर में कंप्रेशन बैंडेज लगाई जाएगी। सचिन जी ने क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। कभी भी डायरेक्ट कोल्ड एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं। स्किन की लेयर बीच में आ जानी चाहिए, स्किन के बीच में और कंप्रेशन के बीच, सॉरी एप्लीकेशन के बीच में पतला कपड़ा होना चाहिए। अब गौर से देखिएगा, 24 घंटे बाद, अच्छा ये आपने क्यों लगाया, इमोबिलाइज इसलिए किया ताकि क्या हो सके, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, और आगे इंजरी ना हो उसको रोकने के लिए आपने किया। कोल्ड लगाने का मकसद क्या होगा, अगर आप कोल्ड अप्लाई करेंगे तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, बर्फ लगाने से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, यानी एडिमा को प्रिवेंट किया जा सकता है। एडिमा डेवलप होने से रोकने के लिए कोल्ड एप्लीकेशन की जाती है, केवल 2 दिन तक की जाती है। 2 दिन के बाद वार्म एप्लीकेशन लगाना है, मोर देन 2 डेज, आफ्टर 2 डेज कह सकते हैं, आफ्टर 2 डेज
2 दिन के बाद क्या करना पड़ेगा, 2 दिन के बाद वार्म एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी बेटा जी, गर्म एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ताकि वेसोडाइलेशन हो और उस जगह पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई हो। बिल्कुल दादाजी की धोती ले ले, हाँ बिल्कुल दादाजी की धोती ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन बीच में लगानी है। हॉट एप्लीकेशन में भी सेम टाइम रहेगा पंकज जी, हॉट एप्लीकेशन में भी यही सेम टाइम रहेगा। अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि 2 दिन बाद वार्म एप्लीकेशन लगाना है, कोल्ड एप्लीकेशन नहीं लगाना। वार्म एप्लीकेशन क्यों लगाएंगे, वार्म एप्लीकेशन लगाने से वेसोडाइलेशन होगा, और वेसोडाइलेशन होने से ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी और उस जगह की फास्ट हीलिंग होगी, वुंड की हीलिंग बहुत रैपिड हो जाएगी, इसलिए यह किया जाता है। तीसरा आर हो गया, आई हो गया, सी फॉर कंप्रेशन, बेटा जी कंप्रेशन बैंडेज लगाई जाएगी। कंप्रेशन बैंडेज भी एडिमा वगैरह को रोकने के लिए लगाई जाएगी, ये भी एडिमा को रोकने के लिए लगाई जाएगी। कंप्रेशन बैंडेज से क्या क्वेश्चन आएगा, अगर ये पेशेंट का लेग है, अगर ये पेशेंट का नी है, ये घुटना है, ये लेग है, पेशेंट को यहां फ्रैक्चर हो गया है, बेटा जी, तो पैटर्न क्या रहेगा, कंप्रेशन बैंडेज का पैटर्न क्या रहेगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कंप्रेशन बैंडेज का पैटर्न क्या रहेगा, कंप्रेशन बैंडेज का पैटर्न क्या रहेगा, जवाब आने दीजिएगा। N21 अच्छा, नॉरसेट की वैक्सीन चल रही है, क्या बात है भैया। नॉरसेट 2021 सपना है, राहुल जिलानी, बिल्कुल शाहरुख जिलानी आपका, फास्ट हीलिंग के लिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा जी, प्रीति फटाफट जवाब दीजिएगा कि कंप्रेशन बैंडेज लपेटनी है तो बैंडेज को लपेटने का पैटर्न क्या होगा, डिस्टल टू प्रोक्सिमल। सीकू गुप्ता बिल्कुल सही कह रहे भैया, लोअर टू अपर बोलने से अच्छा है आप डिस्टल से प्रोक्सिमल बोलें। अगर ये हाथ होता तो फिर अलग हो जाता है, डिस्टल टू प्रोक्सिमल बेटा जी याद रखिएगा, डिस्टल टू प्रोक्सिमल। आप यहां लपेटेंगे, आप यहां से लपेटना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 1/3 को कवर करते थे, लोअर टू अपर, डिस्टल टू प्रोक्सिमल, बॉडी के दूर के किनारे से ऊपर वाले किनारे की तरफ बढ़ेंगे बेटा जी, डिस्टल टू प्रोक्सिमल याद रखिएगा, डिस्टल टू प्रोक्सिमल इज द राइट आंसर, डिस्टल टू प्रोक्सिमल। एक चीज और याद रखिएगा, ये कंप्रेशन बैंडेज बहुत टाइट नहीं लपेटनी है, नहीं, इसे टाइट नहीं लपेटना है, नहीं तो नीचे वाले हिस्से की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। इसे टाइट नहीं लपेटना है तो सर सही कैसे लपेटेंगे, जब भी आप इसे लपेटेंगे बेटा जी, सर एंकल फ्रैक्चर में कहां से स्टार्ट करेंगे, सचिन जी, एंकल फ्रैक्चर में बेटा जी यहां से फिंगर्स की जहां रूट होती है, यानी फेलेंजेज की रूट से स्टार्ट करेंगे लपेटना। एंकल फ्रैक्चर में फेलेंजेज की रूट से करेंगे, अगर यहां फ्रैक्चर हो गया तो और इसके डिस्टल से चालू हो जाओ, हमेशा डिस्टल से प्रोक्सिमल की तरफ बढ़ना है और 1 फिंगर के साथ इंसर्ट करना है, एक फिंगर इंसर्ट करके फिर बैंडेज करना है, लपेटना है, ताकि टाइट नहीं होनी चाहिए। 1 फिंगर इंसर्ट करके उसके बाद लपेटा जाता है तो एक्सेसिव टाइटनिंग नहीं होगी। क्लियर है जी, चलेगा, बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा बेटा जी। अगर ये लोअर टू अपर करे, अगर हाथ होता तो क्या करते, अगर हाथ हो जाता तो क्या करते, अब बताओ, लोअर टू अपर सही नहीं होता, हाथ हो गया मतलब वही दूर से पास की तरफ लपेटना है, तो डिस्टल टू प्रोक्सिमल, डीटीपी, डिस्टल टू प्रोक्सिमल सही कंसेप्ट होता है डियर, याद रखेगा। ओके डियर, और लास्ट में क्या बचा, आर हो गया, आई हो गया, सी हो गया, ई। ई का मतलब हो गया बेटा जी एलिवेशन, ई का मतलब हो गया एलिवेशन, और एलिवेशन को नॉन डिपेंडेंट पोजीशन बोला जाता है, एलिवेशन को नॉन डिपेंडेंट पोजीशन बोला जाता है, डिपेंडेंट पोजीशन नहीं बोला जाता। अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको नाम पता होना चाहिए, एलिवेटेड पोजीशन को नॉन डिपेंडेंट पोजीशन भी बोलते हैं। कितनी देर एलिवेट रखना है, 24 से 48 घंटे एलिवेट रखना है। एक बार फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने प्लास्टर कास्ट लगा दिया, घर भेज दिया, उसके बाद कहा कि 24 घंटे तक इसके नीचे क्या लगा के रखना है, 24 घंटे तक इसके नीचे पिल्लो लगा के रखना है। 24 से 48 घंटे इसके नीचे क्या लगा के रखोगे बेटा जी, पिल्लो लगा के रखोगे। लेकिन पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो 1-1, 1.5 महीने तक पिल्लो लगा के रखते हैं और फिर कहते हैं कि हीलिंग नहीं होती। हमेशा याद रखेगा, केवल 24 से 48, वही 1 से 2 दिन तक ही पिल्लो लगा के रखना है, उसके बाद डिपेंडेंट पोजीशन को रिमूव कर देना है। अदरवाइज क्या होगा, 2 दिन तक क्यों किया, ताकि एडिमा को रोका जा सके,
एडिमा को रोका जा सके। फ्लूइड कम जाएगा टूटे हुए हिस्से की तरफ तो एडिमा नहीं होगा, लेकिन 2 दिन बाद आपको याद रखना ये वाला पिल्लो हटाना ही पड़ेगा और इस पेशेंट को वापस फ्लैट पोजीशन देनी पड़ेगी ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई और प्रॉपर हीलिंग हो सके। केवल 2 दिन तक एलिवेटेड पोजीशन रखनी है, 2 दिन से ज्यादा एलिवेटेड पोजीशन नहीं रखनी, अदरवाइज हीलिंग रुक जाएगी। चलेगा बिल्कुल 24 से 48 घंटे के बाद नॉन एलिवेटेड पोजीशन रख दी जाएगी। क्या बात है भैया, जबरदस्त तरीके से ये सारे इन सभी पे एप्लीकेबल होते हैं, चाहे फ्रैक्चर का केस हो, चाहे सबलक्सेशन डिसलोकेशन का हो, चाहे स्ट्रेन स्प्रेन का हो, हर केस में यही मैनेजमेंट आपको अप्लाई करना है। चलेगा बेटा जी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, a client is being treated for community's fractured tibia। एक पेशेंट की टीबिया फ्रैक्चर हो गई है, कौन सा फ्रैक्चर हुआ भैया, कम्युनिटीज फ्रैक्चर हुआ है। आस्क द नर्स टू एक्सप्लेन व्हाट ए कम्युनिटेड फ्रैक्चर मींस। कम्युनिटेड फ्रैक्चर के मतलब क्या होते हैं, द नर्स शुड गिव विच रेस्पॉन्स। बताइएगा कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होते हैं। सर लेग एलिवेशन में भी फर्स्ट एलिवेट करेंगे कि नहीं, करके रखेंगे राम साहू। लेग कहीं से भी बेटा एक कंसेप्ट याद रखेगा, कहीं पे भी सर्जरी हुई है, कहीं पे कोई भी सर्जरी हुई है, कहीं भी कोई ट्रोमा हुआ है, उस जगह को अगले 24 से 48 घंटे तक एलिवेट करके रखना है। बस ये कंसेप्ट याद रखेगा। क्यों रखना है, ताकि एडिमा का फॉर्मेशन ना हो। अगर गले में थायराइड सर्जरी हुई है तो गले को उठा दो। ओके डियर, चलेगा, फटाफट जवाब दीजिएगा कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है। चूरा चूरा हो जाना, चकना चूर हो जाना, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाना, पीसेज में टूट जाना। बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। और बुक में इसे सही कर लीजिएगा। अगर किसी के पास बुक हो तो इसका ऑप्शन सही कर लीजिएगा, उसने गलत दे रखा है। 4 ऑप्शंस आगे आपके सामने। पहला कह रहा है इसका मतलब होता है कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हुआ है, इसका मतलब होता है कि पार्शियल फ्रैक्चर हुआ है, वही एक ही बात होगी। इसका मतलब हो गया है कि बोन्स बहुत सारे टुकड़ों में टूट गई है, फ्रेगमेंट्स में टूट गई है। और इसका मतलब है कि बोन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करके बाहर की तरफ आ गई है। फटाफट बोलिएगा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। ए, बी एंड सी बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। एंड द राइट आंसर इज सी। राइट आंसर सी होगा, बिल्कुल सही है कि किसी भी फ्रैक्चर में, अगर किसी भी फ्रैक्चर में बोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये देखिएगा, सपोज आपके सामने ये एक बोन डेवलप कर दी गई है, ये एक बोन डेवलप कर दी गई है। सारे फ्रैक्चर बेटा जी इंडिकेट कर रहा हूं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सारे फ्रैक्चर इंडिकेट किए जा रहे हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर किसी फ्रैक्चर में अगर पूरी बोन आर पार फ्रैक्चर हो जाती है, इसे कंप्लीट फ्रैक्चर बोला जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा जी, इसे कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं। अगर ये पूरा ना होता, इस आधा ही फ्रैक्चर होता, आधी साइड में फ्रैक्चर नहीं होता, तो उसे कौन सा फ्रैक्चर बोला जाता, उसे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर ऑन लाइन, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। पहला फ्रैक्चर का टाइप हो गया कंप्लीट या इनकम्प्लीट। दूसरा देखिएगा, अगर ये बोन है, अगर ये बोन है, इसमें फ्रैक्चर हुआ है, अगर फ्रैक्चर की लाइन, अगर फ्रैक्चर की लाइन बिल्कुल ऐसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया है, अगर लाइन बिल्कुल लेटी हुई है, तो इसे कौन सा फ्रैक्चर बोला जाएगा, इसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोला जाएगा। लेकिन गौर से देखिएगा, अगर लाइन बिल्कुल लेटी हुई नहीं है, लाइन फ्रैक्चर टेढ़ा फ्रैक्चर हुआ है, अगर टेढ़ा फ्रैक्चर हुआ है बेटा जी, ऐसा फ्रैक्चर हो गया है, इसे ओब्लिक फ्रैक्चर बोला जाएगा, इसे ओब्लिक फ्रैक्चर बोला जाएगा। डियर याद रखिएगा, दिस इज ओब्लिक फ्रैक्चर। एक क्लियर और कीजिएगा एक क्वेश्चन को, अगर ये फ्रैक्चर, अगर ये फ्रैक्चर आगे से पीछे की तरफ, यानी यहां से फ्रैक्चर होना स्टार्ट हुआ, यूं गया, फिर पीछे चला गया, और पीछे से घूम के वापस आगे की तरफ आ गया, यूं पीछे की तरफ चला गया, यूं जाके पीछे करके एस फॉर्मेट में हो गया है, इसे कौन सा फ्रैक्चर कहा जाता है, इसे स्पाइरल फ्रैक्चर कहा जाता है।
ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया, ओब्लिक फ्रैक्चर हो गया और स्पाइरल फ्रैक्चर हो गया। बिल्कुल भैया, एक एक डायग्राम को देखते जाए और फटाफट बोलते जाए। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ट्रांसफर समझ में आ गया, ओब्लिक समझ में आ गया, स्पाइरल समझ में आ गया। अगले फ्रैक्चर की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्चर की तरफ मूव करते हैं। बेटा जी देखिएगा, एक नया बोन बना के नेक्स्ट फ्रैक्चर की तरफ मूव कर देते हैं हम। ये देखिएगा, सपोज आपके सामने ये बोन है, ये एक बोन थी, ये ऐसे करके बोन है, सपोज कीजिएगा पेशेंट बच्चा जी, और इस बोन में चलिएगा फ्रैक्चर करवा देते हैं। इस बोन में फ्रैक्चर करवाते थे, ये देखिएगा इस बोन में फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर होने के ये देखिएगा इस बोन में फ्रैक्चर हो गया है। अब आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि इन दोनों बोन के बीच में एक फ्रैक्चर लाइन आ गई है। अच्छा, एक डायग्राम तो ये हो गया। क्या ये बोन अपनी जगह छोड़ के साइड में हिली? क्या नहीं हिली। इसे बेटा जी नॉन रिप्लेस्ड या फिर नॉन प्लेस्ड, क्लियर है, या नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहा जाता है। इसे नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहा जाता है। अगर बोन के बीच में केवल फ्रैक्चर लाइन आती है, बोन अपनी जगह से इधर हिलती नहीं है, तो इसे नॉन डिस्प्लेस्ड कहा जाता है बेटा जी, याद रखिएगा। लेकिन अगर यही बोन में फ्रैक्चर हुआ और ये बोन अपनी जगह से साइड में हिल गई, साइड में चली गई है, तो इसे किस प्रकार का फ्रैक्चर कहा जाएगा? इसे डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहा जाएगा। तो फ्रैक्चर बोन के आधार पे, बोन के डिस्प्लेसमेंट के आधार पे दो हो सकता है। अगर बोन अपनी जगह से हिल गई है तो डिस्प्लेस फ्रैक्चर होगा, अगर अपनी बोन अपनी जगह से साइड में नहीं हिली है तो नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा। बिल्कुल देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर और देखिएगा बेटा जी, जो बहुत ज्यादा काम में आता है। ये आपका होगा फ्रैक्चर बोन, ये रही बोन, क्लियर है बेटा जी, ये रही बोन, और इस बोन के अंदर इस बार बोन थोड़ी बड़ी बन गई। दो तरह के फ्रैक्चर पढ़ाए मैंने आपको, एक कंप्लीट फ्रैक्चर और एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। अगर बिल्कुल बीच में से चली गई तो वो कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? सर वो कंप्लीट फ्रैक्चर होगा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या हो कि अगर बोन को पकड़ के आप तोड़ना चाहे तो बोन आधी ही टूटे, आधी साइड से नहीं टूटे, आधी ही टूटे, आधी साइड से नहीं टूटे। मान लीजिएगा कि ये ब्लैक कलर में करके दिखा दूं, अच्छे से विजिबल होगा। जिस प्रकार आप गीली लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये एक सूखी हुई स्टिक है, इसे तोड़ेंगे तो टूट जाएगी। लेकिन अगर ये गीली लकड़ी और आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार से होगा कि आधी साइड से तो लकड़ी टूट जाएगी, आधी साइड से लकड़ी टूट जाएगी, आधी साइड से लकड़ी नहीं टूटेगी। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हुआ है, लकड़ी को तोड़ने की कोशिश की तो आधी साइड से टूट गई, आधी साइड से नहीं टूटी। ये कौन सी लकड़ी होती है? ऐसी ग्रीन लकड़ी होती है, हरी लकड़ी होती है। तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को कौन सा फ्रैक्चर भी बोला जाता है? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी बोला जाता है। और गीली लकड़ी किस में पाई जाती है बताइएगा? गीली लकड़ी किस में पाई जाती है? ओल्ड एज में सूखी, ओल्ड एज में गीली लकड़ी होगी। फ्लेक्सिबल बोन किस में होती है? ओल्ड एज में या यंग एज में? फ्लेक्सिबल बोन किस में होती है? ओल्ड एज में या यंग एज में? यंग एज में। बच्चों में फ्लेक्सिबल बोन होती है। सो इट इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। बच्चों में सबसे कॉमन होने वाला फ्रैक्चर कौन सा फ्रैक्चर होता है बेटा जी? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। क्योंकि लकड़ी गीली है, बोन फ्लेक्सिबल है, पूरी नहीं टूटेगी, आधी अधूरी टूटेगी, इसलिए बच्चों में मोस्ट कॉमन कौन सा फ्रैक्चर होता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। ओके डियर, लास्ट में एक डायग्राम क्लियर कर देते हैं। ये पेशेंट का लेग है, ये पेशेंट का लेग है और यहां पेशेंट की बोन है। ये पेशेंट की बोन का फ्रैक्चर हो गया है। ये पहला सीन है। दूसरा सीन देखिएगा, ये पेशेंट का लेग है, ये पेशेंट की स्किन है और यहां पे पेशेंट की बोन है। बोन में ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि फ्रैक्चर्ड बोन स्किन वगैरह को डैमेज करके बाहर की तरफ आ गई है, बाहर एक्सपोज हो गई है बेटा जी। इसे किस नाम का फ्रैक्चर बोला जाएगा? इसे पहले किस नाम से बोलते थे? सर पहले इसे क्लोज्ड बोला जाता था और इसे ओपन फ्रैक्चर बोला जाता था। अगर फ्रैक्चर्ड बोन स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करके बाहर आ जाती है तो पहले कभी ओपन बोलते थे और पहले इसको क्लोज बोला जाता था। आज की तारीख में ये नाम हट गए बेटा जी, याद रखिएगा। क्लियर है? इनके दूसरे नाम भी हैं, वो ज्यादा याद रखिएगा। क्लियर है? दैट इज, उसे किस नाम से बोला जाएगा? सिंपल
इसे बोला जाएगा सिंपल फ्रैक्चर, और ये बोला जाता है कंपाउंड फ्रैक्चर, इसे बोला जाता है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर जब हड्डी बाहर आ गई हो, और सिंपल फ्रैक्चर जब हड्डी अंदर ही हो, बाहर नहीं आ रही हो। बिल्कुल, ओपन को कंपाउंड, ओपन को कंपाउंड कहते हैं, ओपन को कंपाउंड कहा जाता है। ओसी ओपन को कंपाउंड कहा जाता है, और सीएस क्लोज्ड को सिंपल कहा जाता है बेटा जी, चलेगा। और लास्ट में देखिएगा, अगर यही हड्डी, अगर इसी हड्डी के चूरा चूरा हो जाए, अगर कहीं फ्रैक्चर हो, अगर कहीं फ्रैक्चर हो, और ये बोन देखिएगा किस हालत में आ जाए, ये बोन एक पीस यहां, एक पीस यहां, एक पीस यहां, ऐसे हड्डियों का अगर चूरा चूरा हो जाता है, उसे कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। और यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन ने यही पूछा था भैया जी, कम्युनिटेड फ्रैक्चर ही पूछा था कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है। तो बोन के फ्रेगमेंट्स हो जाना, चूरा चूरा हो जाना, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाता है? कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाता है। बिल्कुल सही जा रहे भैया आप, क्या बात है, जबरदस्त लर्निंग है बेटा जी आपकी। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, हरी अप। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? The nurse in the emergency department is providing care to a client with leg fracture. एक लेग फ्रैक्चर का, पैर में फ्रैक्चर का केस है, एक पैर में फ्रैक्चर का केस है बेटा जी, चलेगा। सर बोन के ऊपर बोन चढ़ जाए तो उसे कौन सा फ्रैक्चर कहते हैं बेटा जी? ओवरलैपिंग फ्रैक्चर होता है, दैट इज ओवरलैपिंग फ्रैक्चर। ऋतिक शर्मा, वो ओवरलैपिंग फ्रैक्चर होता है, चलेगा। लेट ज्वाइन किया है तो उसके भी क्लासेस भैया 25 तारीख को, 25 ऑफ अगस्त को रात को 12 बजे 12 PM पे क्लासेस डिलीट हो जाएगी, ये याद रखना। ये इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा दिया, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होना उससे, लेकिन ये आपको मजबूर करने के लिए। हेयरलाइन फ्रैक्चर भी होता है बेटा चंद्रशेखर, जिसमें फ्रैक्चर लाइन बहुत ही माइन्यूट होती है, बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्चर लाइन होती है, उसे हेयरलाइन फ्रैक्चर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्चर हैं, ऐसे तो कोलिस फ्रैक्चर है बेटा जी, आपका स्मिथ फ्रैक्चर है, क्लियर है, कितने सारे फ्रैक्चर है, बॉक्सर फ्रैक्चर है, प्रेशर फ्रैक्चर है, क्या कह सकते हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर है डियर, याद रखिएगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर है, चलेगा, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड भैया। इधर देखेगा, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक पेशेंट को लेग में फ्रैक्चर हो गया है। द नर्स एंश्योर दैट विच इज डन फर्स्ट बिफोर द फ्रैक्चर इज रेड्यूस्ड इन कास्टिंग रूम। पहले क्या किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए? पहले, बिफोर द फ्रैक्चर इज रेड्यूस्ड। फ्रैक्चर को रेड्यूस करने से पहले क्या किया जाना चाहिए? देखिएगा, यहां रिडक्शन वर्ड से क्वेश्चन आया है, आपको समझना चाहिए बेटा जी। एक टर्म होती है जिसे कहा जाता है रिडक्शन, देयर इज ए टर्म नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन के क्या मायने होते हैं याद रखिएगा, प्लेसिंग समथिंग बैक टू इट्स लोकेशन, किसी चीज को अपनी लोकेशन पे वापस सेट कर देना, वापस जमा देना, क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। किसी भी चीज को वापस अपनी जगह पे, चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल पिंग पोंग कहते हैं मनोज जैन जी, बिल्कुल पिंग पोंग कहते हैं। ओके डियर, याद रखिएगा, किसी चीज को वापस अपनी जगह पे सेट कर देना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अगर ये पेशेंट है, इसके पैर में, ये पैर है उसका, और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, ये बोन का फ्रैक्चर हो गया है, आपने क्या किया? आपने इस पेशेंट को कहीं इंसिजन नहीं लगाया, देयर इज नो इंसिजन, कोई इंसिजन नहीं लगाया। एक जना पकड़ के पैर को नीचे की तरफ खींच रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? ट्रैक्शन का। दूसरा बंदा को ओपोजिट होल्ड करने के लिए दे रखा है, यानी वो क्या मेंटेन कर रहा है? काउंटर ट्रैक्शन मेंटेन कर रहा है। अगर किसी फ्रैक्चर को ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन की मदद से रिड्यूस किया जाता है, बिना सर्जिकल ओपनिंग किए, बिना इंसिजन लगाए, इधर खींच के, जोर लगा के, आयशा ऐसे खींच के, फिर छोड़ के बोन को हाथों से सेट कर दिया जाता है, पालपेट करके, उस प्रकार के रिडक्शन को कौन सा रिडक्शन कहा जाता है? क्लोज्ड रिडक्शन कहा जाता है। दैट इज नोन एज क्लोज्ड रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में बेटा जी याद रखिएगा, सेल्फिश है। क्लोज रिडक्शन में कभी भी
कोई सर्जरी या कोई इंसिजन नहीं लगाया जाता। जबकि ओपन रिडक्शन क्या होता है, देखिएगा बेटा, ओपन रिडक्शन क्या होता है, अगर ये फ्रैक्चर है, अगर ये पेशेंट का लेग है और इसमें बोन फ्रैक्चर हो गई, अगर ये बोन फ्रैक्चर हो गई थी तो पेशेंट की सर्जरी की जाएगी, यहां इंसिजन लगाया जाएगा, इंसिजन लगाया जाएगा, यस द इंसिजन विल बी प्रेजेंट, एक छोटी सर्जरी की जाएगी, इंसिजन लगाया जाएगा, उसके बाद दोनों बोन्स को पास में लेके आया जाएगा। और याद रखेगा इस प्रकार के इंसिजन, इस प्रकार के रिडक्शन को क्या कहते हैं, ओपन रिडक्शन कहते हैं। एक होता है क्लोज रिडक्शन और एक होता है ओपन रिडक्शन। अब बहुत गौर से देखिएगा, केवल रिडक्शन करना ही सब कुछ नहीं है, रिडक्शन करने के बाद उस बोन को इमोबिलाइज करना जरूरी है, इमोबिलाइजेशन जरूरी है। जब भी फ्रैक्चर का मैनेजमेंट पढ़ो आप, तो फ्रैक्चर के मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में डॉक्टर साहब सबसे पहले तो क्या करेंगे, डॉक्टर साहब सबसे पहले बोन को ठिकाने लगाएंगे, रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के बाद बोन ठिकाने चलेगी दोनों कंडीशन में, उसके बाद इमोबिलाइजेशन किया जाएगा। इमोबिलाइजेशन की से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कच्चा प्लास्टर लगाया जाएगा जिसे स्प्लिंट कहते हैं, पक्का प्लास्टर लगा दिया जाएगा जिसे कास्ट कहते हैं। यहां इमोबिलाइजेशन के लिए क्या किया जा सकता है, ट्रैक्शन अप्लाई किया जा सकता है, जी हां ट्रैक्शन लगाया जा सकता है, कास्ट पक्का प्लास्टर लगाया जा सकता है, कच्चा प्लास्टर लगाया जा सकता है, या फिर याद रखिएगा बेटा एक्सटर्नल फिक्सेशन किया जा सकता है, एक्सटर्नल फिक्सेशन किया जा सकता है, और या इंटरनल फिक्सेशन किया जा सकता है। इतने सारे इमोबिलाइजेशन किए जाते हैं। केवल बोन को ठिकाने पे सेट करना सब कुछ नहीं है, एक बार को, बट नो बुक एक्सप्लेन बेटर। थैंक यू डियर, थैंक यू ज्योति टंडन। बेटा जी याद रखेगा कि कोई भी बोन अगर फ्रैक्चर्ड होगी तो रिडक्शन से काम नहीं चलेगा, रिडक्शन के बाद उस जगह को इमोबिलाइज करना जरूरी है। और इमोबिलाइज स्प्लिंट से कर सकते हैं, कास्ट से कर सकते हैं, ट्रैक्शन से कर सकते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेशन और इंटरनल फिक्सेशन। अब यहां से मैं बताना चाहता था आपसे कि एक्सटर्नल फिक्सेशन क्या होता है, इंटरनल फिक्सेशन क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा बेटा, अगर किसी पेशेंट को ओपन रिडक्शन हुआ है, यानी सर्जरी कर दी है, तो सर्जरी करने के बाद स्क्रू लगा दिए जाते हैं, प्लेट्स लगा दी जाती है, रोड्स लगा दी जाती है, उससे इंटरनल फिक्सेशन कहा जाता है। बेटा जी रोड्स लगा देना, स्क्रूज लगा देना, प्लेट्स लगा देना, इन्हें किस वायर्स अरेंज कर देना, इन्हें इंटरनल फिक्सेशन कहा जाता है। पूरा मेथड कहलाता है ओरिफ। बेटा यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, व्हाट इज ओरिफ, ओरिफ से क्वेश्चन बनेगा। ओ का मतलब ओपन रिडक्शन, पहले ओपन रिडक्शन करो, सर्जरी करके रिडक्शन करो और हाथों हाथ क्या कर दो, इंटरनली फिक्स कर दो, तो पूरा मेथड क्या कहलाता है, ओरिफ मेथड के नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखेगा ओरिफ मेथड के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है बेटा जी, एक्सटर्नल फिक्सेशन, इंटरनल फिक्सेशन, इंटरनल फिक्सेशन चलेगा, वेरी गुड, हमेशा याद रखिएगा, चलिएगा, क्या बात है। ओटीआईसीयू की क्लास ले सर प्लीज, बिल्कुल मनोज जैन की उसके लिए अलग टाइम है, उस टाइम में लेंगे बेटा जी। तो इंटरनल ओरिफ समझ में आ गया होगा, होप सो आपको। एक्सटर्नल फिक्सेशन में क्या करते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेशन में कुछ नहीं बेटा जी, एक ऐसा जाल होता है, फिक्स ढांचा होता है, और उस ढांचे में स्क्रूज लगे होते हैं, पिंस लगे होते हैं, वो पिंस इस बोन के आर पार लगा के और ऐसे सेट कर दिया जाता है। हड्डी के बाहर, पैर के बाहर एक लोहे का बना ढांचा होता है, उस ढांचे में से पिन हड्डी में से निकाल के फिक्स कर देते हैं, ये एक्सटर्नल फिक्सेशन हो गया। और बोन के अंदर ही रोड और स्क्रू लगाना, ये ओरिफ हो गया। क्लियर है बेटा जी, ओपन रिडक्शन विथ इंटरनल फिक्सेशन, चलिएगा, क्या बात है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, सुनिएगा कि एक पेशेंट है जिसका बोन को, फ्रैक्चर बोन को रेड्यूस किया जा रहा है, तो रेड्यूस करने से पहले, और कौन से रूम में, नाम देखिएगा बेटा, कास्टिंग रूम में किया जा रहा है। अगर प्लास्टर कास्ट लगाया जा रहा है तो कौन सा फिक्सेशन कर रहे हैं भैया जी, क्लोज रिडक्शन किया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं सर्जरी करने के बाद प्लास्टर करोगे, सर्जरी करने के बाद प्लास्टर नहीं होगा, यहां प्लास्टर कास्ट लगा दिया गया है, इसका मतलब क्लोज रिडक्शन किया जा रहा है। तो क्लोज रिडक्शन करने से जस्ट पहले क्या करेंगे, आपके पास में चार ऑप्शन है कि एनेस्थीसिया कंसेंट लेंगे, कास्ट लगाने से पहले एनेस्थीसिया कंसेंट लेंगे, ओपियोइड एनाल्जेसिक देंगे, ऑपरेटिंग रूम स्टाफ को नोटिफाई कर देंगे, या इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लेंगे। फटाफट जवाब देने दीजिएगा, क्या बात है।
जवाब दीजिएगा ABCD। कास्टिंग रूम में कास्ट लगाया जा रहा है, उससे पहले क्या एक्शन होगा? ABCD। ABCD, एनेस्थीसिया, कंसेंट लेना, ओपियोइड एनाल्जेसिक देना प्लास्टर करने से पहले, ऑपरेटिंग रूम को इन्फॉर्म करना, या फिर इन्फॉर्म कंसेंट लेना इस ट्रीटमेंट के लिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? यस, द राइट आंसर इज डी। द राइट आंसर इज डी। बी राइट आंसर नहीं होगा बेटा, डी राइट आंसर होगा। यस, द राइट आंसर इज डी। क्लियर है? एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कास्ट लगाते समय, पक्का प्लास्टर करते समय, कास्ट लगाते समय आप कास्टिंग रूम में हैं, ऑपरेटिंग रूम की जरूरत ही नहीं पड़ रही भैया। कास्टिंग रूम में है यानी कास्ट लगाया जा रहा है, सर्जरी नहीं कर रहे, तो ऑपरेशन रूम को इन्फॉर्म करने की कोई खबर नहीं होती है। जब भी कास्ट लगाया जाता है, कास्ट में कोई एनेस्थीसिया नहीं लगाया जाता। अरे प्लास्टर ही तो लपेटना है, प्लास्टर लपेटने से पहले कोई एनेस्थीसिया नहीं लगाया जाता, तो एनेस्थीसिया कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। अब आपके सामने दो आ गए कि ओपियोइड एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर किया जाएगा और या फिर रिटर्न कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट लिया जाएगा। बहुत गौर से एक चीज समझिएगा बेटा, एक चीज समझिएगा, अगर कास्ट लगाने से पहले, अगर कास्ट के साथ आपने ओपियोइड एनाल्जेसिक दे दिया, अगर कास्ट के साथ आपने ओपियोइड एनाल्जेसिक दे दिया बेटा जी, तो देखेगा कास्ट का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको कहा जाता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कास्ट का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। आप कास्ट लगाने से पहले नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक दे सकते हैं। जी हां, आप उसे नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक दे सकते हैं, परमिएबल है। लेकिन ओपियोइड देंगे तो क्या होगा कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम हाइड कर जाएगा, छुप जाएगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लक्षण पता नहीं चलेंगे और कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाएगी। ओपियोइड एनाल्जेसिक देने से, ओपियोइड एनाल्जेसिक देने से, बिल्कुल ओपियोइड एनाल्जेसिक देने से क्या होगा बेटा जी? अगर कोई किसी प्रकार की नर्व इंजरी है या कोई दूसरा लोचा है तो वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हाइड हो जाएगा, इसलिए ओपियोइड एनाल्जेसिक नहीं देते। हां, अगर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक होता तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही होता, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक दिया जा सकता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक नहीं दिया जाता बेटा जी। ये कंसेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। अब बच्चे क्वेश्चन में यहां आ रहे हैं कि सर क्या कास्टिंग रूम में ले जाने से पहले पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी लेना है क्या? देखिएगा बेटा जी, यूजुअली ये एनक्लेक्स का क्वेश्चन है, एनक्लेक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, फॉरेनर क्वेश्चन है, और फॉरेन्स में रिटर्न कंसेंट लिया जाता है। इंडियन कंसेंट में ये क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं होता है, इंडियन कंसेंट में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इंडियन कंसेंट में रिटर्न कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि एनक्लेक्स की बुक का क्वेश्चन है, एनक्लेक्स यानी फॉरेन्स के लिए ये क्वेश्चन है, और फॉरेन मेडिसिन कहती है कि आप प्लास्टर कास्ट लगाने से भी पहले क्या करो? इन्फॉर्म्ड कंसेंट हासिल करो। चलेगा बेटा जी, क्या बात है, वेरी गुड। तो हो गया क्वेश्चन आज के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, देखते हैं बेटा जी। ओके डियर, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब करेंगे रात को 9 बजे ओबीजी दंगल में। तो मुलाकात होगी भैया जी, फटाफट जाइएगा। 10 का 40 सेशन में ओबीजी के साथ दंगल किया जाएगा, तो आप सभी इनवाइटेड है भैया जी। फटाफट थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाएं, चाय पानी करें, खाना वाना खाएं और तैयार होके आ जाएं। चलेगा, फटाफट मुझे मेरा डोज दे दीजिएगा ताकि रात को 9 बजे 10 का 40 ओबीजी दंगल में वापिस हाजिर हो सके। चलेगा सर, साटा बन सकता है ये क्वेश्चन? बिल्कुल बन सकता है ऋतिक शर्मा जी, बिल्कुल बन सकता है। चलेगा, जवाब आने दीजिएगा। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके डियर, वेरी गुड। चलिए बेटा जी, मुलाकात करते हैं रात को 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।